जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की रहमत जो ऐसे वक्त में संगत को जोड़ के रखा हुआ है। हो सकता है अगर गुरु जी ये प्लेटफॉर्म ना देते तो शायद संगत इस दौर में कहाँ भटक जाती। उसको जोड़ने का जो एक ज़रिया था वो था सिमरनी, और गुरु जी ने वो रास्ता ऐसा निकाला है कि एक दूसरे के पास ना जाके, आमने सामने ना खड़े होके, उसके बावजूद भी हम एक दूसरे के आमने सामने जो है ना इस मीडिया के थ्रू बात कर पा रहे हैं। ये गुरु जी की मेहर है। वैसे तो गुरु जी कभी मीडिया में आना या मीडिया में अपना प्रचार या किसी तरह का वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये जो जरिया है ये मीडिया ज़रूर है, लेकिन इसमें भी प्रचार प्रसार नहीं है, क्योंकि संगत से संगत का इंटरेक्शन हो रहा है। इसमें बाहर की दुनिया को इन्वॉल्व नहीं करे। जो गुरु जी की दुनिया है, जो गुरु जी के संगत है, उन्हीं के साथ आमना सामना करा रहे हैं गुरु जी। क्योंकि 2007 की बैसाखी में एक बार फंक्शन में जो है कोई वो वीडियोग्राफी कर रहा था, तो उससे हमने पूछा था, जब वहाँ सेवा कर रहे थे तो पूछा उनसे कि भी अंकल ये किसकी उससे कर रहे हो, परमिशन से कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि वो ऐसे हम टीवी कोई चैनल, उन्होंने बताया था टीवी चैनल का, कि भी वो ऐसे है और विद ड्यू परमिशन जो है ना ये वो किया जा रहा है, इसको फंक्शन को कवर किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया था कि इसकी जो है ना फुटेज इसकी वो आएगी, टेलीकास्ट होगा, ये एक अलग एक डेट और टाइम बताया था उन्होंने। तो हम आपस में बात कर रहे थे कि वैसे तो गुरुजी जो है ना इनको अलाउ कर दिया और ये कर रहे हैं उसमें, लेकिन वो डेट और वो टाइम जो है ना वो दोनों हमने ध्यान रखा और कोशिश की कि उस चैनल पे या कभी भी जो है वो मीडिया में आया हो वो। लेकिन वो बैसाखी का पूरा जो फंक्शन उसने जितना भी उन्होंने उसको कवर किया था वो आज तक कभी वो मीडिया में नहीं आया। एक यूएस में संगत थी गुरु जी की, तो जब गुरु जी की नई नई साइट बनी थी ये गुरु जी का आश्रम से, तो सुमित जेथरा अंकल थे जो उसको देख रहे थे उस समय। तो उस समय एक उधर से एक उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ कोई किसी शॉप का इनॉग्रेशन था, कुछ था उनका किसी बिजनेस का। तो कह रहे जी गुरु जी को हमने इनविटेशन भेजना है, तो एड्रेस भेज दीजिए। तो उन्होंने अपना एड्रेस उधर से जो है यहाँ से एड्रेस उनको भेजा गया, वहाँ से इनविटेशन भी आया। वो इनविटेशन गुरु जी तक पहुँचा या नहीं पहुँचा ये तो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने जो है ना अपना मेल में उनको जो है बोला कि थैंक्स कि आपने जो है ना हमारा जो इनविटेशन है वो गुरु जी को दिया और गुरु जी हमारे फंक्शन में आए थे। तो उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि मेरी आंटी ने 16 स्नैप जो है स्टिल फोटोग्राफी की थी, तो 16 स्नैप लिए थे, लेकिन जब वो डेवलप कराए तो उसमें 17 फ़ोटोज़ आई हैं और एक फ़ोटो में गुरुजी मौजूद हैं उसके अंदर। तो जिस चोले में गुरुजी एम्पायर स्टेट में उस दिन बैठे हुए थे, वही उसी चोले में गुरुजी वहाँ यूएस में उनके उसमें फ़ोटोज़ में आए थे। और जो संगत उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए वहाँ गई थी वो भी उस फोटो में थे जिसमें गुरुजी दिखाई दे रहे थे। तो ये कि एक ही समय में यहाँ भी गुरुजी मौजूद हैं और वहाँ भी गुरुजी मौजूद हैं, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, कण कण में समाये हुए हैं। जहाँ भी उनको आप महसूस करोगे हर जगह वो मिलेंगे आपको। कोई स्पेसिफिक जगह या पॉइंट या बना नहीं छोड़ा है उन्होंने, क्योंकि वो हर संगत के साथ अंग संग रहते हैं हमेशा। जिस संगत को भी आज तक उन्होंने अपनी शरण में लिया है, उस संगत को संगत भले ही वो डिटैच हो जाए उनसे। काफ़ी संगत है ऐसी जो गुरुजी के चोले रहते हुए जो है ना बहुत संगत आया करती थी, लेकिन गुरुजी ने जब चोला छोड़ दिया तो उसके बाद काफ़ी संगत है जो मुड़ के वापस नहीं आई और बहुत बहुत साल बाद फिर वापस आ रहे हैं वो। क्योंकि दुनिया में क्या पूरे जहान में पूरी सृष्टि में भटकने के लिए बहुत बड़ी जगह है, लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो गुरुजी का दर है, वो गुरुजी हैं। क्योंकि हम ही नहीं,
हम देवी देवता जितने भी हैं, जितने भी अवतार हैं, वो सब भी उन्हीं को मत्था टेकते हैं जिनको हम टेकते हैं। जब लंगर गुरुजी लंगर कराते हैं तो उस समय संगत तो हमारी नज़रों में तो यही है कि जितनी संगत हमने गिन ली कि इतनी संगत ने लंगर किया है, इतने राउंड संगत हो गई, इतने संगत होती है। लेकिन गुरुजी की उसमें क्या है कि इस लंगर के लिए, इस सत्संग के लिए ये 33 करोड़ देवी देवता भी जो है ना तरसते हैं। ये भी आके जो है ना उसको लंगर को छकने के लिए जो है ना साथ में बैठाते हैं गुरुजी। तो ये गुरुजी की बड़ी मेहर है। वैसे एक सुकरात एक थिंकर हुए हैं, विचारक हुए हैं। तो वो अपने जब विचारों में खोए होते थे तो वो अपने सामने शीशा, दर्पण रखते थे, शीशा रखते थे। तो अमूमन वो जो है ना अपना शीशे में मुंह चेहरा देखते रहते थे। तो उनका एक चेला था, वो उससे एक दिन रहा नहीं गया। उसने कहा, गुरुजी आप जो है ये जब भी मैं देखता हूँ ज़्यादा टाइम जो है ना आप अपना चेहरा जो है शीशे में देखते रहते हैं। तो मैं समझ नहीं पाया कि आप इतना ज़्यादा ये इसको अपने चेहरे को जो देखते हो, क्योंकि उस समय का बताते हैं कि वो चेचक के दाग और मेरे जैसा रंग, या मेरे से भी ज़्यादा कह सकते हैं, तो वो काफ़ी कुरूप, अगर वैसे परिभाषित किया जाए तो वो कुरूप उसमें आते थे। तो उन्होंने कहा, कह लगे मैं इसलिए चेहरा देखता हूँ अपना कि जैसे कुदरत ने मेरे को चेहरा दिया है, कहीं मेरे कर्म तो ऐसे नहीं है कि ये जो चेहरा है वो और कुरूप नजर आने लगे दुनिया को। तो चेला खुश हो गया। चेला कहने लगा, महाराज इसका मतलब ये है जो जिसको कुदरत ने खूबसूरती दी है उसको तो शीशा देखने की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा कि उसको तो मेरे से भी ज़्यादा शीशा देखने की जरूरत है। कह रहे क्यों महाराज? कहने कि कुदरत ने उसको जो खूबसूरती दी है, कहीं उसके कर्म तो ऐसे नहीं है जो उस खूबसूरती पे दाग लगा रहे हैं। यानी कि हम हर अपने कर्म को एक बार एक असेसमेंट करें, और जो खूबसूरती बख्शी है, ये जो हमारे कर्मों की खूबसूरती है, खूबसूरती है हमारे जो, वो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे कर्म उनको जो है ना बिगाड़ रहे हैं। और ये एक, अगर ये भी एक पैरामीटर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो शायद बहुत कुछ जो है हमारी ज़िंदगी से वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे अंदर जो विकार आते हैं, मन में आते हैं, दूसरे के प्रति जो घृणा का भाव है, क्रोध आता है, ये कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम अब अपने कर्मों को सेल्फ असेसमेंट करना शुरू कर दें, दूसरे की तरफ ना देख के खुद अपनी तरफ करना शुरू कर दें। 24 सितंबर 2008 में मंडे का दिन था। मैं ऑफिस में, ऑफिसर ने जो है ना रोक लिया, स्टक कर लिया कि भाई ये काम आज करके जाना है। और मंडे को मेरा था कि एक भी मंडे छूटे ना। हर मंडे जो है मैं चाहता था कि गुरुजी के यहाँ जाके मत्था टेकूं, गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद में छकूं। और एक लगन थी। सारे दिन तो मैं काम करता था, लेकिन जैसे ही 6 बजे ये होता था कि कैसी 6 बजे घंटी बजे और मैं एकदम स्कूटर लेके जो है अपने गुरुजी के मंदिर पहुंचूं, बड़े मंदिर। उस दिन उन्होंने, ऑफिसर ने रोक लिया, कह रहे हैं ये काम आज ख़त्म करके जाना है। अब करते 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 टाइम ऐसा हो गया कि 7 के आसपास का टाइम हुआ। तो एकदम से ऑफिसर ने बुलाया मेरे को और कहने लगे कि जी, कहने लगा अब ये काम जो है ना कल करेंगे, अभी मेरे को ज़रूरी काम है, मैं निकल रहा हूँ। तो मैं तो काफ़ी देर से ये परेशान था कि भाई ये आज यहाँ काम में मेरे को फंसा दिया, और मैंने जाके गुरुजी को मत्था टेकना है, और आज 8 बजे से पहले एंट्री है, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। तो मैं अपना स्कूटर उठाया और इस बड़े मंदिर की तरफ चल दिया। बड़े मंदिर जब जा रहा हूँ तो रास्ते में सतबड़ी एक जगह पड़ती है, वहाँ बिल्कुल एक नया डेवलपमेंट था कि रोड पे सिल्ट निकाल के डाली हुई थी, कुछ ब्लॉक किया था, बैरिकेड टाइप का बनाया हुआ था, और उसमें कोई हार्ड बेस था, ईंटें थी या कुछ था। और मेरी स्पीड भी थी क्योंकि मुझे था कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ जाऊँ भी और कुछ बैठने का भी मौका मिले गुरुजी की शरण में, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ भी था। उस हार्ड बेस पे टकराया और स्कूटर और मैं दोनों हम उड़ गए। 4 साढ़े 4 फीट दोनों उछले, दोनों गिरे। स्कूटर तो बंद हो गया गिर के। मैं जैसे पैदल चलने वाले थे वो मेरी तरफ बढ़े एकदम, तो इससे पहले कि कोई मेरे हाथ लगाए मैं अपना आप ही खड़ा हो गया। तो मैंने देखा कि वैसे तो कुछ
नज़र नहीं आ रहा मेरे को, तो मैं स्कूटर के पास गया, स्कूटर खड़ा किया, उसमें 4-5 किक मारी, वो स्कूटर स्टार्ट हो गया। तो मैंने वहाँ से फ़ोन कर दिया, वो मनोज अंकल थे, से पहले जो है ना बड़े मंदिर पहुँच जाता है वहाँ, तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसने पूछा भाई साहब कहाँ हो, तो मैंने बता दिया उसको, पॉइंट जगह पूछ के मैंने बता दिया। 2006 के मार्च से मैंने बड़े मंदिर जो है पहले जाना शुरू किया था, और 2008 का जो मैं 24 सितंबर में बता रहा हूँ, उस समय तक मुझे बीच में क्या पड़ता है, कौन सा गांव पड़ता है, कौन सी दुकान पड़ती है, कौन सा क्या पड़ता है, एक टिवोली को जानता था, एक मल्लू फार्म का सुना हुआ था, बाकी उनको भी कभी पलट के नहीं देखा था। रास्ता वो था, सिर्फ ये था कि ये जो है छतरपुर रोड पे जो है लेफ्ट होऊंगा मैं, और पूरे 10 किलोमीटर जाने के बाद पहला लेफ्ट आएगा और सामने जो है ना गुरु जी का मंदिर होगा। बीच में कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कि बीच में कौन सी जगह पड़ती है, क्या जगह पड़ती है, क्या बना हुआ है, क्या नहीं बना है, कुछ नहीं था। उस दिन जब मैंने उसको बताया तो मेरे मन में जो एक भाव आया वो यही था कि मेरा सोचा हुआ काम था, मैं सुबह से जो है ये था कि कब 6 बजे और मैं जाके गुरु जी को मत्था टेकूं, और ये अब एक्सीडेंट हो गया तो मैंने उसको बुला लिया। तो मेरा सोचा हुआ काम तो है कि मैंने जाके गुरु जी को मत्था टेकना है, और वो यहाँ से मेरे को ले जाएगा हॉस्पिटल या डॉक्टर के जो भी है। तो मैंने कहा कि पहले सोचा हुआ काम करता हूँ, पहले जाके गुरु जी को मत्था टेकना है, उसके बाद देखता हूँ कि कहाँ जाना है। मैं मंदिर की तरफ ही चल दिया। मंदिर की तरफ जा रहा था तो पेट्रोल पंप जो पड़ता है, मैं वहाँ मेरे को एक आइडिया हुआ कि वो अंकल जो अगर मंदिर से निकले होंगे मेरे कॉल के बाद में, तो लगभग वो उसके आसपास ही आए होंगे। तो मैंने अपोजिट साइड में खड़ा होकर पेट्रोल पंप की तरफ और उसको फिर फ़ोन किया, मैंने कि मनोज मैं जो है ना यहाँ पेट्रोल पंप तक आ गया हूँ। वो कहने लगा भाई साहब दिखाई देंगे आप यहीं, वो तो वहाँ आया मेरे पास में, कहने लगा भाई साहब क्या करना है। मैंने भी सोचा हुआ काम था कि मैंने जाके ना गुरु जी को मत्था टेकना है, तो पहले सोचा हुआ काम करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाए, स्कूटर जो है ना किसी और अंकल को मैं बोल देते हैं कि वो ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, वहाँ से उठ के मैं यहाँ तक आया हूँ जब, तो मैं स्कूटर पे तो इसी पे आऊँगा। मैं स्कूटर पे ही बड़े मंदिर गया, पार्किंग की, अंदर गया, पूरा मत्था टेका प्रॉपर, जैसे मत्था टेकने का गुरुजी ने जो है एक वो बना रखा है। वैसे गुरुजी के यहाँ कोई स्पेसिफिक मत्था टेकने का कोई प्रोसीजर नहीं बनाया हुआ, क्योंकि एम्पायर स्टेट में देखते थे कि कोई गुरुजी के सिर पे जो है ना किस करता था, कोई चरणों में हाथ लगाता था, कोई हाथ जोड़ के करता था, कोई खड़े होके करता था, कोई दंडवत होके करता था, कोई साष्टांग होके करता था। तो वो सबका अपना अपना तरीका था, और गुरुजी हर एक के जो हर जिसका जैसा भी भाव था, जिस तरह से भी जो गुरुजी को प्रणाम करता था या गुरुजी को विश करता था, वो गुरुजी उसको एक्सेप्ट करते थे। और इवन बड़े बड़े फंक्शंस में भी, जैसे लाइव जो गुरुजी की जो वीडियो वगैरह आ रही हैं आजकल, उसमें आप देखोगे कि एक भी संगत अननोटिस नहीं होती थी उनके। जितनी भी संगत उनके सामने से गुजरती थी, वो सबको उनके हाथों का, उनका चेहरे का, उनका जो है आपको भाव से पता लगेगा कि हर एक को नोटिस करते थे, एक को भी अननोटिस नहीं जाता था, एक भी संगत। और यही एम्पायर स्टेट में होता था। तो वही था कि मैं वहाँ गया मंदिर, पूरा अपना मत्था वगैरह टेका। तो जब बाहर हम निकल रहे थे, फाइनली बाहर निकलते हुए जब गणेश जी से को मत्था टेका और वहाँ से खड़ा हुआ, तो एक अंकल जो है ना संगत के उन्होंने मेरे को देखा, मेरे से कहने लगे अंकल क्या हुआ आज उसमें मिट्टी में लेट के आए हैं। तो मैंने हंस के बोला, मैंने हाँ वो गधा कैसे एंजॉय करता है लेट के, वो तो मैं वो करके आया हूँ। क्योंकि मेरे शरीर के जो कपड़ों पे जो है, जो रोड पे, और मैं मतलब साथ में जो चीज़ है कि जिस समय मेरे ये गिरा हूँ मैं, मेरे बिना लेस के शूज़ थे जिनको मैं बिना हाथ लगाए जो है ना उतार सकता और पहन सकता था। एक डायरी जो है ना, सरकारी डायरी जेब में हुआ करती थी ऊपर फ्रंट वाली में, ये हेलमेट सब कुछ मेरे उसमें था। लेकिन उस प्रोसेस में मेरा कुछ भी नहीं निकला था, ना शूज़ निकले थे, ना डायरी गिरी थी, ना मोबाइल गिरा था, ना पेन गिरा था, कुछ भी नहीं गिरा, बिल्कुल इंटैक्ट। जो खड़ा हुआ हूँ तो मेरे को कोई चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ मेरे साथ ही थी। जैसे जैसे मैं गिरा था वैसे ही मैं चल के आया था।
तो उनको मैंने बोला, बाहर आए, बाहर आके जो है ना वो मनोज अंकल बोले, करे अंकल भाई साहब एक काम करते हैं कि अब ये हॉस्पिटल चलते हैं और ये स्कूटर को आपके घर पहुंचा देते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे बिना अगर ये चेतक जो है घर पे पहुंच गया तो उनको तो पहले ही हो जाएगा गड़बड़ कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, तो मैं स्कूटर नहीं जाएगा घर। मैंने कहा मैं इसी स्कूटर पे जाऊंगा हॉस्पिटल और आप मेरे चलना, जो भी है 2-3 संगत थे जो साथ में जा रहे थे। और मैंने जब तुम्हें लगे कुछ कि मुझे कुछ हो रहा है, क्योंकि रोड की रगड़ जो थी मेरे पूरे कंधे, कोहनी, हाथ का ये हाथ के पंजे, घुटने और नीचे जो ये है, इनमें सब में जो है चोट थी, रोड की रगड़ थी। लेकिन में भी दर्द नहीं था, क्योंकि मुझे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं पूरा शरीर मेरा शून्य था। डॉक्टर के पास वहां जाते हैं तो सफदरजंग हॉस्पिटल में इमरजेंसी में डॉक्टर 3 हैं और एक ऐसा पहले नज़ारा कभी नहीं देखा, उसके बाद नहीं देखा कि सफदरजंग जैसे बड़े हॉस्पिटल में इमरजेंसी के अंदर जिस समय मेरे को लेके पहुंचते हैं उस समय 3 डॉक्टर, एक बुखार का पेशेंट बैठा हो। डॉक्टर ने मेरे को देखा, बताया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। तो उसने मेरे को सिर्फ देख के करे जी कहाँ लगी। मैंने कहा जी जो आपको दिखाई दे रहा है वही मेरे को पता है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे कहीं शरीर में कोई दर्द ही नहीं है जिसका मैं बताऊं कि मेरे को कहाँ लगी और कैसे लगी। तो उसने मेरी जो अपीयरेंस थी उसको ही देख के उसको बोला जी एक काम करो आप कि व्हील चेयर लेके या वो जो होता है लिटा के जो करते हैं उसको लेके इनको ऑर्थो की इमरजेंसी ओटी में ले जाओ और टीटी का इंजेक्शन लगा लो। तो वहीं टीटी का इंजेक्शन लगवाया। तो वो कहने लगा भाई साहब 1 मिनट बैठो आप बेंच पे और मैं व्हील चेयर का या उसका ट्रॉली का इंतज़ाम करता हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई एक्सीडेंट से बड़े मंदिर से यहाँ तक है, तो वहाँ ये 4 कदम चलने के लिए क्या मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ेगी? मैंने कहा ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि मैं चल फिर रहा था अपने पाँव से, मुझे कोई चलने में फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वो मेरे को साथ लेके चल दिया। तो काफ़ी पीछे जाके जो है ना वो पड़ता है और ऑर्थो की जो, जब वहाँ गए तो वहाँ 6 बेड थे करीब, और 6 में से 2 पे पेशेंट थे और 4 बेड खाली थे और डॉक्टर गायब थे। तो मुझे बैठा के वो अंकल जो है वो उसको डॉक्टर को ढूंढने गया। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने जो है ना जब डॉक्टर ने पूछा जी क्या हुआ, तो उसको बताया कि जैसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और ये इस तरह से है। तो उसने पूछा क्या दिक्कत है, तो मैंने उनको बताया कि तो लेफ्ट पैर को ये भारीपन लग रहा है मेरे को, और एक इसके एंकल में थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा महसूस हो रहा है, बाकी तो जो आपको दिखाई दे रहा है वो है मेरे दर्द नहीं है। उसने मेरा एक्सरे लिख दिया लेफ्ट नी का और एंकल का। जब हम उस एक्सरे के वाले के पास जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक्सरे वाले के पास जो है कोई पेशेंट नहीं है और वो खाना खोल के खा रहा है। वो स्टार्ट कर चुका था। तो उसको बोला कि वो हमें देख के कह लगा अरे भाई ये अभी मैं खाना खोल लिया, इसको मैं खा लूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई ये तो हाय तौबा सारी इसकी है, 2 रोटी के लिए हाय तौबा है, तो भाई पहले इस काम को ख़त्म कर ले। हम बैठ गए आराम से। लेकिन उसका खाना फिनिश हो उतने होते होते एक मारुति वाले जो है एक्सीडेंट के आए, वो 5 जो है ना उनको 5 को चोट थी और 5 आए हुए थे अपना एक्सरे वगैरह कराने। तो उसने खाना खा के जब एक्सरे किया तो उससे पूछा जी एक्सरे कितनी देर में मिला? कह जी 1 घंटा लगेगा। तो हम पौने घंटे तक जो है ना इधर उधर घूमते रहे। फिर पौना घंटा हुआ। मैंने उसको बोला, मैंने मनोज एक बार पता कर लेते हैं, अगर वो मिल जाता है एक्सरे मिल जाता है तो डॉक्टर दिखा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो उसके पास गए, उसने जो है एक्सरे वो वैसे ही जो थोड़ा गीला था वही उसने पकड़ा दिया। तो डॉक्टरों को दिया हमने। तो जैसे ही डॉक्टर उसमें देख रहा है वैसे ही मेरे इस लेफ्ट पाँव में जो है ना एकदम ये सूजन आनी शुरू हो गई इसमें। उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, अपने पाँव में चल रहा था, तो उसमें ये काफ़ी मोटा हो गया और इतना टाइट हो गया कि जैसे इस पर उंगली रखी जाए तो ऐसे लगे जैसे वो पापड़ टूटता है उस तरह की कच कच की आवाज़ है। इतना ज़्यादा अंदर फूल गया ये। तो डॉक्टर ने बोला कि जी ऐसा है कि इसके अंदर जो है ये चोट आपकी खुली नहीं है, इस वजह से ये खून जो अंदर जो खून का रिसाव हुआ हो इसके अंदर आ गया नी के अंदर।
और इसके अंदर भर गया है। तो उसने सिरिंज से कोशिश की, अंदर सिरिंज डाल के और कोशिश की उसमें से निकालने की। फिर कहने लगा जी टाइम काफ़ी हो गया चोट लगे को, और ये खून जो है ना काफ़ी गाढ़ा हो गया, इसलिए निकल नहीं रहा। तो अभी मैं कच्चा प्लास्टर कर रहा हूँ आपका, और 3 दिन बाद आएंगे तो उसके बाद देखेंगे इसको कि इसको खोल के ओपन करके इसको, और नी के ये खून साफ़ करना पड़ेगा। अगर ये खून साफ़ नहीं हुआ और इसी में जम गया तो आपका ये जो जॉइंट है ये बेकार हो जाएगा। कच्चा प्लास्टर किया तो एंकल से लेके और पूरा थाई तक जो है मेरा प्लास्टर हो गया। अब वो मनोज कहने लगा, कह रहा भाई साहब घर एक काम करते हैं, यहाँ स्कूटर और मोटरसाइकिल यहीं छोड़ देते हैं, 3 व्हीलर करते हैं और 3 व्हीलर करके घर चलते हैं। मैंने कहा अभी इतनी रात हो रही है, 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है रात का, अब इस टाइम क्या उसको वो करना है, एक काम करते हैं स्कूटर यहीं छोड़ देते हैं और मोटरसाइकिल पे मैं बैठ जाता हूँ। कह रहा कैसे बैठोगे? मैंने कहा एक हाइट पे पहले मेरे को ले जाके खड़ा कर दे और फिर मैं मोटरसाइकिल के ऊपर मैं आराम से वो चला जाऊँगा और वहाँ चले जाएंगे। ऐसे ही उसी पाँव को लेके मैं घर पहुँचता हूँ। तो क्योंकि मैंने घर पे कोई भी फ़ोन नहीं करता था, और उस दिन भी ऐसा कोई फ़ोन नहीं किया, मुझे पता था कि फ़ोन कर दिया बता दिया तो वो वैसी भाग दौड़ शुरू हो जाएगी चारों तरफ से। तो उधर मदर को बताएंगे, उधर भाइयों को बताया जाएगा तो सारे परेशान होंगे। तो इसलिए जो है फ़ोन वगैरह नहीं किया मैंने। तो नहीं किया था कि गुरुजी के उसमें गए हैं, तो मंदिर में कई दफ़े सेवा में जो है ना इतना टाइम लग भी जाता था, तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा मेरे को थी भी नहीं कि गुरुजी की हजूरी में होने के बाद जो है ना किसी को ऐसी चिंता कि मैं कितने बजे आ रहा हूँ या कब आ रहा हूँ, ऐसा कभी वास्ता रहा नहीं फैमिली का। उनको पता है कि अगर गुरुजी की हजूरी में तो कितने भी बज सकते हैं। तो रात को जब हम पहुँचते हैं, आंटी ने दरवाज़ा खोला तो देखा जिस हाल में मैं वहाँ पहुँचा हूँ पूरा प्लास्टर करा के। तो बीच वाली बिटिया जो है उस दिन सुबह उसको मैंने उठाया था, तो उसके आंसू आ रहे थे काफ़ी सारे। तो आंसू आ रहे थे तो उसने मेरे को कुछ, मैंने पूछा बेटे क्या हुआ, तो मुझे लगा कोई सपना देखा होगा बुरा तो उसकी वजह से इसको आंसू आ रहे हैं। तो उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन उस दिन रात को जब मैं एक्सीडेंट होकर और अपना पूरा प्लास्टर करा के गया हूँ, तब बिटिया ने बताया मेरे को, कह रहे पापा सुबह जब आपने मेरे को उठाया था तो मेरे को जो सपने में दिखाई दे रहा था कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपकी डेड बॉडी घर पे आई हुई है, और उसके साथ में सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी और सारे घर के जो है ना बैठ के आपको रो रहे हैं, और मैं भी उसी में रो रही थी जिस वजह से मेरे को आंसू आ रहे थे। और कह रहा लेकिन सुबह आपने उठाया था तो आपको ठीक ठाक देखा, तो मैंने बताया नहीं। लेकिन ये सुबह गुरुजी ने मेरे को पहले ही सुबह दिखा दिया था कि आपकी डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट में। ये पहला गुरुजी का वो था कि गुरुजी के यहाँ जो है कि वो चीज़ मिलती है गुरुजी के दर पे जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। उसमें सबसे पहले है ज़िंदगी। पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके जो है ना उसको लगा दो दाव पे, लेकिन एक सांस नहीं ले सकते। और गुरुजी ने 2008 में ये दिखा भी दिया कि होना क्या है, और ये भी दिखा दिया हुआ क्या है। डेथ को एक पाँव की चोट में कन्वर्ट कर दिया। एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एक्सीडेंट को उन्होंने इतना डाइल्यूट कर दिया, उसकी ग्रेविटी को इतना डाइल्यूट कर दिया कि जो डेथ था, जो मेरी डेड बॉडी घर पे जानी थी और सबको रोना था, सबको करना था, वो मेरे को ज़िंदगी बख्श के सिर्फ उतने तक कर दिया कि मेरे पाँव में चोट रखी। बिटिया ने बताया। तो एक नॉर्मल कोर्स होता है कि गुरुजी ने दिखा दिया तो हम तो ये मान के ग्रांटेड मान के चलते हैं कि गुरुजी ने हमें संभाला है तो अब सब कुछ वही करेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब हमने अपने आप को नहीं बचाना, हमने तो जाके सीधा ट्रेन के सामने, बस के सामने, गाड़ी के सामने खड़े हो जाना है, क्योंकि बचाने वाले तो वो हैं। मतलब एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं हम गुरुजी के ऊपर ये समझ के कि हम अपनी तरफ से कोई प्रिकॉशन नहीं लेंगे, हम गुरुजी से सेवा कराते रहते हैं। गुरुजी की सेवा हमें करने का मौका कब मिलेगा? जब हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। और वो कब हो सकता है? मानसिक रूप से तब है जब हम अपना ध्यान जो है सिमरन में, गुरुजी की आज्ञाओं में, तब उसमें पूरी तरह से जो है अपने आप को समर्पण करेंगे। जो फितूर हैं जो हमारे दिमाग से निकले और हमारे मन में इतना स्थायित्व आ जाए कि अच्छी खबर भी और बुरी खबर भी हमें, अच्छी खबर ज़्यादा उत्तेजित ना कर सके और बुरी खबर हमें डिप्रेशन में न डाल सके। एक समभाव, मतलब जिस भाव से हम खुशी को लें उसी भाव से हम गम को लें। एक उस लेवल तक आने के लिए ये है कि सब कुछ गुरुजी के ऊपर ना छोड़ के कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है
कि हम अपने शरीर को, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही जो है ना स्वस्थ मन रह सकता है, तो स्वस्थ शरीर की भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब कुछ जो है ना गुरुजी के ऊपर छोड़ के ना करें कि गुरुजी नहीं करना है, जो करना है गुरुजी नहीं करना है, हमने तो उनको ऊपर छोड़ दिया और बाकी जो करना है उन्होंने करना है। ये गुरुजी बिल्कुल, उन्होंने गुरुजी ने यही बोला है कि तुमने सिर्फ आना है, बाकी जो करना है मैंने करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी है कि हम अपने मन को और शरीर को हम अपने विकारों से दूर रख सकते हैं हम चाहें तो। ये प्रैक्टिकल गुरुजी ने मेरे साथ और आज की डेट में मेरी जो अभी मैं आगे उसको शेयर करूंगा, पहले उस सत्संग को मैं पूरा करता हूं। तो वो उन्होंने दिखाया कि बिटिया को दिखा दिया था पहले कि डेड बॉडी आई है, एक्सीडेंट में मैं मर चुका हूं और घर में डेड बॉडी आई है। बात शुरू हो गई 1.5 महीने के लिए। मेरा जो 3 दिन के बाद मैं पक्का प्लास्टर करने गया तो डॉक्टर को, उसने कहीं लिखा नहीं था वो चीज़ कि इसको खोल के और इसका पाली को, इसका जो ब्लड जो अंदर फंसा हुआ है उसको साफ करना है, ना मुझे याद था। उसने पक्का प्लास्टर कर दिया, 1.5 महीने के लिए घर बैठा दिया। 1.5 महीने में घर बैठा रहा। उसमें मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय नाम लेने के गुरुजी का। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय, ये अपना एक जाप था। तो ये हर हाल में कहीं भी उठते बैठते चलते फिरते किया जा सकता है, तो वही चलता था उस समय। जब वो प्लास्टर मेरा कटा तो डॉक्टर ने बताया कि जी आपको पाँव के मूवमेंट के लिए, इसके घुटने के मूवमेंट के लिए आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, और इसकी वो मोम की सिकाई के लिए भी बोला उसने, और वो जेल वगैरह भी दिए इसके लिए, और कहना जी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं जिससे इसकी मूवमेंट हो सके। अब मैंने विचार किया कि 1.5 महीने से मैं करीब घर पे बैठा हूँ छुट्टी लेके, अब मैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता हूँ तो किसी को एंगेज करना पड़ेगा, भाई को, दोस्त को, या संगत के किसी उसको, कि वो मेरे को लेके जाए फिजियोथेरेपिस्ट के पास और वहाँ फिजियोथेरेपी करा के और फिर वापस मुझे छोड़ के जाए। मेरा मन नहीं माना। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैंने कहीं नहीं जाना थेरेपिस्ट के पास, और मैं गर्मियों के दिन थे, मैं इस पाँव को धूप में रखता था और वो जेल लगा के अपना आप ही इसको आहिस्ता आहिस्ता मालिश करता था, अपना जाप जो करना है वो करना, और मैं इसको मूवमेंट देने शुरू कर दी, मैंने मोड़ना शुरू कर दिया। और इतना अच्छा ये मुड़ गया कि जब डॉक्टर के पास में दिखाने गया तो डॉक्टर ने मूवमेंट देखी, तो डॉक्टर ने देखते ही कहने लगा जी बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा जो है ना इसकी रिकवरी हो रही है, मूवमेंट बड़ी अच्छी है, तो किस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो है ना आप करा रहे हो? तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला, मैंने कि जी मैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहा, मैं तो घर में बैठ के अपना आप ही आपने जो जेल दे रखा उसको लगा के और मैं इसको मोड़ने की कोशिश करता हूँ सिर्फ। तो डॉक्टर कहने लगे जी इतना अच्छा मूवमेंट जो है ना, मैं इतने मेरे पेशेंट है, इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, इतना बढ़िया जो मूवमेंट है मैंने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, इसमें सूजन आ जाती, मैं उठता था तो सुबह 1 घंटे सवा घंटे के बाद जो है इसमें सूजन आ जाती थी। तो डॉक्टर ने फिर मैं 2-2.5 महीने के करीब मैं मेडिकल रेस्ट पे रहा। एक बार डॉक्टर को जो है जब मैं दिखा रहा था तो डॉक्टर कहने लगा कि भाई ऐसा है कि मुझे कुछ शक है इसमें, ये जो बार बार आपको जो स्वेलिंग हो जाती है एकदम से 1 घंटे के अंदर, तो मुझे कुछ शक है, एक काम करो, ये एक्सरे में नहीं आ रहा तो आप ये इसका MRI करा लो। मैंने MRI कराई, इसमें ग्रीन पार्क में MRI कराई। जब लेने गया तो मैंने उससे पूछा MRI करने वाले से, मैंने कि भाई इसके अंदर कोई गड़बड़ है क्या? MRI करने वाला कहने लगा जी हमने तो ये MRI कर दी और रिपोर्ट जो है इसके अंदर डाल दी है, तो जिस डॉक्टर ने आपको लिखा है वही आपको बताएगा कि इसमें क्या दिक्कत है। अब मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे को वो मेडिकल टर्म जो है ना मेरी समझ में नहीं आई कि इसमें कोई ऐसी कोई मुझे परेशानी लगे, पर मुझे शक हो गया कि नॉर्मली ये जो रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, एक्सरे वगैरह करते हैं, तो वो पूछने से एक रफ आइडिया दे देते हैं कि सब कुछ ठीक है या कुछ प्रॉब्लम है या थोड़ी है या ज़्यादा, वो बता देते हैं। लेकिन उसने मेरे को फ्लैटली ही कह दिया कि वही डॉक्टर बताएगा। तो मैंने हिंदूराव हॉस्पिटल में ऑर्थो का हेड था, मेरे भाई साहब थे वहाँ हॉस्पिटल में, तो उनके थ्रू मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया और उनके पास में गया। उन्होंने मेरे को लिटा के पूरे पाँव की मूवमेंट वगैरह देखी, तो कहने लगे जी आपको परेशानी क्या है? मैंने कहा जी कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने मेरे को बताया कि आपके पाँव में घुटने के जो पाली है इसके नीचे एक जो है हड्डी का पीस टूट गया है, और कह रहा है अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इसका ऑपरेशन मत कराना, और थोड़ा बहुत दर्द हो तो दवाई गोली से काम चला लेना, क्योंकि
शरीर के 3 हिस्से ऐसे हैं कि हम डॉक्टर बड़े आसानी से खोल देते हैं, लेकिन उसकी रिकवरी बड़ी लिस्ट है। उन्होंने एक घुटने बताए थे, एक हिप बताया था और एक शोल्डर बताए थे। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ साथ में लगा दी कि जिस दिन ये अड़ गया, अटक गया है जिस दिन ये पीस, तो उस दिन ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। अब उनकी ये चीज़ दिमाग में मेरे भर गई और मैं जो है इस पाँव को भागना, दौड़ना, क्या चलना फिरना भी बड़े संभल इसके इस पाँव को रखना शुरू कर दिया। मेरे एक डर था, वो डॉक्टर ने बताया कि जिस दिन पीस अटक गया उस दिन वो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहता। तो मैं इसको पाँव को बड़े संभाल के रखना शुरू किया। बसों में जाना बंद कर दिया, स्कूटर पे बड़ा उठा के इसको पाँव को रखूँ मैं बड़े आराम से, कि कहीं ये ऐसा ना हो कि मूवमेंट से इसका जो हो जाए, जबकि मूवमेंट पूरा हो रहा था इसका। लेकिन मेरे अंदर एक वो था, इस डॉक्टर की कही हुई बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। तो एक दिन बड़े मंदिर में जैसे सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते करते कोई ज़रूरत पड़ी, आन पड़ी, और मेरे को पिछले तरफ से, जहाँ बैक साइड में बड़ी किचन है, वहाँ से मेरे को फ्रंट गेट पे जो है वहाँ जाना पड़ा, और मैं भाग लिया, दौड़ लगाई मैंने, अगले गेट पे पहुंचा, फ्रंट गेट पे, और वहाँ से वो जो काम था वो करके मैं वापस जब आया हूँ, तब मेरे दिमाग की बत्ती जली। करे दिए तो 2-2.5 महीने 3 महीने हो गए इस पाँव को जो है बड़े संभाल के चल रहा है, तो इस पाँव में तो कुछ है ही नहीं। मैं आगे मुड़ के आ गया, लेकिन इसमें पाँव में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो तब से मैंने वो विचार करना छोड़ दिया कि इस पाँव में कुछ है, कोई परेशानी है। 2008 का ये एक्सीडेंट हुआ। आज तक ऐसा दर्द जो मेरे को एक भी पेन किलर खानी पड़े, ऐसा दर्द गुरुजी ने नहीं दिया। वो पीस जो टूटा पड़ा है वो आज भी बताता है। इसके ऊपर हाथ लगाया जाएगा तो हाथ से भी पता लगता है, और घुटना नीचे रखूँगा, बेस पे किसी पे रखूँगा तो उस पर रखने से भी पता लगता है कि हाँ वो पीस अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन वो कैसे संभाल के रखा हुआ है कि उसको आज तक अटकने नहीं दिया गुरुजी ने, क्योंकि अटकेगा तो वो ऑपरेशन वाली बात थी। ये गुरुजी का अपना तरीका है कि वो चीज़ तो हुई वैसी हुई, डेथ से कन्वर्ट किया छोटे से एक्सीडेंट में। उस एक्सीडेंट में इतना वो किया कि उस दिन मेरा पूरा शरीर शून्य था, और उसके बाद में वो पीस आज तक ऐसा दर्द नहीं दे पाया कि मेरे को एक क्षण के लिए भी विचार करना पड़े कि मेरे को एक पेन किलर लेना है। ये एक बार गुरुजी ने ज़िंदगी बख्शी। दोबारा 2017 में मेरे को पेट में पेन हुआ। मैं पहले जो है गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया, ERCP करके जो है स्टोन्स वगैरह मेरे निकाले गए। उसके बाद फिर पेन हो गया, मेरे को पेन हो गया, तो मैं इमरजेंसी में ILBS हॉस्पिटल में मैं भर्ती हुआ, और ऐसा पेन था उसके बाद भी 5 घंटे को छुआ नहीं, पास ही नहीं आया कोई भी चेक करने। मेरे पास नहीं आया कोई भी। जब डॉक्टर आए तो मैंने उनको बताया कि 5 घंटे से मैं इस दर्द को लेके लेटा हुआ हूँ और कोई भी मेरे को अटेंड, उन्होंने मेरे को जो है एडमिट कर लिया। मेरे लीवर में इन्फेक्शन था बहुत हाई लेवल का। RG स्टोन वाला जो है, प्रीतमपुरा वाला जो है, ये फेल हो चुका था कि वो उससे मेरा जो उसका वो था इन्फेक्शन था वो क्योर नहीं हो पा रहा था। उसने हैवी से हैवी डोज दे ली थी। तो ILBS में जब मैं एडमिट हुआ तो वहाँ भी वो मेरा क्योर नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने बड़ा काफ़ी कुछ किया, डेली मेरा जो है ना अल्ट्रासाउंड हो रहा, सब कुछ हो रहा था, लेकिन पता नहीं लग पा रहा था। एक दिन जूनियर डॉक्टर आया, तो जूनियर डॉक्टर आंटी को जो है ना बाहर ले जाने लगा। तो मुझे लगा कि होना हो ये मेरे बारे में ही कुछ बात कर रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि डॉक्टर साहब आप इनको परेशान मत करो, क्योंकि इनकी परेशानी सबसे बड़ी तो यही है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में लेटा हुआ हूँ। आप इनको मत करो, आप मुझे बताओ कि मेरे कैंसर है, ट्यूमर है, व्हाटएवर जो भी कुछ है। मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कि जी मैं रहने के जाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं हर तरह से अपने आप को तैयार करके बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे रहने में दिक्कत है ना जाने में दिक्कत है, आप मुझे बताओ। तो वो कहने लगे जी आपका जो है
इतने में वो सीनियर डॉक्टर आ गया जब मैं उससे बात कर रहा था, सीनियर डॉक्टर जो जिसकी टीम में मैं था उसमें, तो उसने देखा, उसने देख के बताया कि जी ये एक बाइल है। वो अल्ट्रासाउंड करने वाले का हाथ थोड़ा सा स्लिप हुआ था और वो कहने लगे जी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा इसको कि क्या है, और मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि जी ये बाइल है और ये बाइल इसको चेक कराना पड़ेगा कि ये क्या है, क्या चीज़ है, और आपको ऊपर से लग रहा होगा आप ठीक ठाक हैं लेकिन अंदर सब कुछ खत्म हो चुका। अब मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके हाथ में जो है आप तो वही करोगे। मैंने कि आपके हाथ में जो है आप वो करो, बाकी जिसके हाथ में उस पर छोड़ दो। मैंने कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक मैंने अपने बेटे को जो है वहाँ मैंगलोर में वो सर्विस कर रहा है, तो उसको मैंने नहीं बुलाया था क्योंकि वो दिवाली पे तभी गया था और दिवाली के बाद ही मैं वहाँ एडमिट हुआ था। तो 3 दिन मेरा लाइफ के ऐसे वो रहे हैं कि मैं 3 दिन में हर 15 मिनट बाद जो है मेरा यूरिन पास हो रहा था, तो ना मैं सो पा रहा था और ना मेरा अटेंडेंट सो पा रहा था। तो उधर डॉक्टर ने बताया था कि ये आपका अंदर सब कुछ खत्म हो चुका, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो चुका है, और मैंने भी वो महसूस कर लिया था कि मेरा अंत समय नज़दीक है, मतलब कोई घड़ी जा रही है और मैं जा सकता हूँ। तो तब मैंने आंटी को बताया, मैंने कि भाई उसको लड़के को फ़ोन कर दे कल को, नहीं तो उसके दिल में रह जाएगा कि भाई